नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेकी गुरु आदर्श अहमदाबाद की ओर से आप स्वागत करता हूं। हमारी ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, जो रेकी के द्वारा हम आगे जा रहे हैं, मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों का जो साथ सहकार मुझे मिला, जिस तरीके से आपने अपने प्यार से मुझे नवाजा, वो चीज मुझे सही में अंदर से अपने आप एक ज्यादा ही बूस्टअप। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिवादन करना चाहूंगा, अपने हृदय से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, बात यह है कि जब मैं किसी को यह बता रहा हूं कि मैं एक रेकी गुरु हूं, तो उसका श्रेय अगर किसी को भी जाता है तो वो है मेरे सारे विद्यार्थी। मुझे कई बार बहुत मजा आता है कि जब कोई गुरु यह बता रहा है कि मैं गुरु हूं और विद्यार्थी को यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, तुम क्या चीज हो, तुम्हारे पास अभी कोई नॉलेज नहीं है, जबकि मैं ज्ञान का भंडार, नॉलेज का भंडार। तब मुझे कहीं जाके एक हंसी आती है और मुझे यह लगता है कि मैं उस इंसान को यह बताऊं, भाई साहब, आपको गुरु कौन बुलाता है? आपके घर में जो आपके बच्चे हैं वो आपको गुरु कह के बुलाते हैं? आपकी बीवी, आपकी माताजी, पिताजी, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, रेकी गुरु करके आपको कौन बुलाता है? तो जवाब क्या मिलता है? बड़ा ऑब्वियस, मेरे विद्यार्थी मुझे बुलाते हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक गुरु की हैसियत से गुरु को जो दर्जा मिलता है उसका श्रेय उसके विद्यार्थी होते हैं। मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, इसीलिए मैंने आपको एक कमेंट भी किया था कि अगर आज मैं रेकी गुरु हूं तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जाता है। तो एक बार जोरदार आप आपके खुद के लिए तालियां बजाएंगे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस। मैं एक दूसरी ऐसी चीज बताऊं कि जब कोई इंसान बता रहा है कि मैं इस औरत का हस्बैंड हूं, इसका मतलब समझ में आ रहा है? हस्बैंड का दर्जा आपको कैसे मिला? जब उस औरत ने आपसे शादी की। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हकीकत में ये मेरी खुद की एबिलिटी थी या तो वो दर्जा दिलवाने के लिए पीछे उस औरत का हाथ था। जब मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं जिस किसी भी कदर पर खड़ा हूं, मैं जहां पर भी जिस ऊंचाइयों को छू रहा हूं, अगर उसके पीछे जो जो लोग हैं, जिनकी दुआएं हैं, अगर उसको मैं याद नहीं करूंगा तो मेरे जैसा नगुना कोई बोला नहीं जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, मैं हर बार आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूं। ऐसा है। एक मजेदार बात मैं ऐसे ही आपको कैजुअली बताऊं कि जब किसी का मैरिज एनिवर्सरी होता है तो कई बार मैं मजाक में उनसे यह भी बोलता हूं, उनको अभिवादन इस तरीके से देता हूं, हैप्पी बर्थडे। वो बंदा सोचता है और कई बार मेरे से यह बोलता है, अरे नहीं नहीं आलाप, मेरा बर्थडे नहीं है, आज मेरा एनिवर्सरी है। तो मैं उस इंसान को थोड़ी सी स्मित के साथ ये जवाब देता हूं, आज आपका शादी हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज आपको हस्बैंड का एक नया दर्जा मिला। यह बात होती है। जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तब भी मैं कई बार उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। वो बता रहे नहीं नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस इस जगह पर बोलना चाहिए, हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकते हैं। तो वापस मैं उनको उसी टाइम ये वापस एक हंसी के साथ उनको ये बताता हूं, यू मस्ट से थैंक टू योर चाइल्ड, कि जिन्होंने आपको ये अच्छा स्टेटस दिया, पोजीशन दिया, ये अच्छा गोल्डन चांस दिया, ये अच्छा मोमेंट दिया कि आप मां बाप बन पाए। मान लीजिए अगर बच्चे का जन्म नहीं होता
तो आपको पापा मां कौन बुलाता? आप इस दर्जे से वंचित रहे थे, और जब और कोई इस दर्जे का उपयोग करता तो आपको कहीं ना कहीं दुख रहता। यार, मुझे कोई पापा बुलाने वाला नहीं है, मुझे कोई मां करके कोई बुलाता नहीं है। इसीलिए वापस मैंने ये जानबूझ के थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हकीकत में हर एक संबंध एक दूसरे के पूरक रहते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं अकेला ही सर्वस्व हूं, ये कदाचित उचित नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि हम सब एक हैं, साथ हैं, उसमें आनंद आता है, मजा आता है, और उसमें मुझे मेरे वीकनेसेस ये समझ में आते हैं। आलाप, अगर ये है तो तू है, वरना तू कुछ नहीं है। देखिए, मैंने आपका अभिवादन तो कर दिया, अब बारी आ रही है उस संस्था की कि जिन्होंने हमें ये अच्छा सा स्टेज दिया। वो आदर्श अहमदाबाद के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थर्ड, नॉट लास्ट बट द लिस्ट, कोरोना। हकीकत में कोरोना की जो अभी सिचुएशन है बहुत खराब है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर उसकी एक थोड़ी सी अच्छी बात अगर हम जाने तो आज वो भी एक हकीकत है कि कोरोना की वजह से ही आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मिल पाए हैं, वरना मैंने कभी भी ऑनलाइन सेशंस नहीं लिए हैं। उस टाइम फिजिकल लेवल के सेशंस होते हैं, तो आज कोरोना की वजह से हम लोग मिल पाए। किसी चीज में भी अच्छाई ढूंढना ये एक हीलर का काम होता है, और बिलीव मी कि हर एक चीज में, हर एक इंसान में, हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता ही है, और यही एक हमें जज्बा देता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे कई बार लगता है कि जब हम जी रहे हैं, हमारे साथ जितना भी सही बुरा जो भी कुछ हो रहा है, अगर हम इसको याद करते हैं तो हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम उसकी सही चीजों को, अच्छाइयों को देखते हैं तो जीने का एक नजरिया बदल जाता है, एक आनंद मिलता है। हकीकत है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि अब तक हमने जितनी भी जर्नी की, उस जर्नी के लिए मैं चाहूंगा कि आगे भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो यात्रा होती है उस यात्रा में अकेले यात्रा करने का आनंद नहीं है जब तक हमारे साथ हमारे लोग नहीं मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस यात्रा को हम परिपूर्ण करें, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। आज रेकी के प्रिंसिपल के जो आगे का चरण है, तीसरा चरण है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वापस हम पहला वाला सिद्धांत याद कर लें। फक्त आज के दिन के लिए आलाप अपना जीवन बड़ी शांति के साथ, सुमधुरता के साथ व्यतीत कर रहा है, जो हमने क्रोध के बारे में समझा था। अच्छा, आज मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। कई बार लोगों को यह अनुभव हुआ होगा कि आप रात को उठ के वॉशरूम जा रहे हैं, अचानक दीवार आई, आप भीत के साथ, दीवार के साथ अथड़ा जाते हैं, आपको लग जाता है, कहीं पे चोट आ जाती है, गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाती है, तो उस टाइम आप किस पर गुस्सा करते हैं? और ऐसा ही एक और सिचुएशन कि जहां पर आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपके छोटे से बच्चे ने आपके साथ मस्ती करने के लिए अपनी टांगों को थोड़ा सा फैलाया, आपको समझ में नहीं आया और आप गिर गए और फ्रैक्चर हो गई, तो आप गुस्सा किस पर करते हैं? आप रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत आसपास में बहुत बड़ी चट्टानें हैं, चट्टानों से पत्थर गिरते हैं और पत्थर की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, आप किस पर गुस्सा करते हैं? और आप रास्ते से जा रहे हैं,
कुछ बच्चे खेल रहे हैं और किसी ने एक अपना गुल्ली मारा या बॉल मारा जो आपको लगा, आप किस पर गुस्सा करते हैं? समझिएगा, मजा आएगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि हम कब, कहां, क्यों गुस्सा करते हैं। मेरे हिसाब से सिचुएशन दोनों के दोनों सेम है, सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अगर आप समझने जाएं तो। और अगर आप नहीं समझेंगे तो सिचुएशन दोनों डिफर लगेगी और उसके लिए आप सामने वाले को दोषित पाएंगे, गुस्सा करेंगे। हमारा दूसरा सिद्धांत था, फक्त आज के लिए। आलाप अपना जीवन बड़ी ही खुशी के साथ, आनंद के साथ व्यतीत करता है। जो बात कर रहे थे वो चिंता के बारे में थी। मैं एक अच्छी सी इक्वेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो इस तरीके से है, जिसे फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं। जो कंप्यूटर के लोग होते हैं उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। इट्स यस नो लाइक अ चार्ट। अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि आपके जीवन में कोई तकलीफ है, और अगर आप मुझे यह जवाब देंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। मान लीजिए आपने मुझे यह जवाब दिया, नहीं कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं ये बताऊंगा, साहब तो चिंता किस चीज की है। मान लीजिए आप बता रहे हैं, नहीं मेरे लाइफ में बहुत तकलीफें हैं। ओके फाइन। अब अगला क्वेश्चन, अगर ये तकलीफें हैं तो क्या आप खुद उसे सॉल्व कर पाएंगे या किसी और से सॉल्व कर पाएंगे, या इसकी कोई सॉल्यूशन है आपके पास? जवाब होगा हां या ना। आपने जवाब हां दे दिया तो चिंता किस चीज की है? अगर जवाब हां है तो चिंता किस चीज की है? अगर जवाब ना है तो भी चिंता किस चीज की है? आप क्या कर पाएंगे अगर जवाब ना है तो? सोचिएगा, मजेदार चीजें हैं, मजा आएगा। और जिंदगी का ये जो मधुर सफर हम लोगों ने चालू किया है, मुझे विश्वास है हर एक अंतराल पर आप जिंदगी को अलग तरीके से देखेंगे, भापेंगे, मानेंगे, महसूस करेंगे। और यही तो चीज है, यही तो खूबी है हमारे रेकी की और ये सिद्धांतों की। देखिए, आप लाइफ में आगे रेकी सीखिए, नहीं सीखिए, जो भी करना है, मुझे उससे कोई हर्ज नहीं है, कोई परे नहीं है। मुझे इतना विश्वास है कि अगर इस सिद्धांत को अपने आपके सामान्य जीवन में भी अप्लाई किया तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस जीवन को सही ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। हमारा तीसरा सिद्धांत था, फक्त आज के लिए। आलाप अपने सारे कार्य बखूबी, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कर रहा है। सिंपल। रात को सोते वक्त आप जितने भी डेजिग्नेशंस लेके बैठे हुए हैं, मां, बाप, चाचा, चाची, सिविलियन, नेबर, मामा, मामी, भैया, भाभी, जो भी हैं, सिर्फ रात को याद करना है, हर एक दर्जे को हमने न्याय दिया है, हर एक दर्जे को हमने सम्मान दिया है। बस खत्म। अगर ये आपने किया तो मान लीजिए कि आप आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं बखूबी निभा रहे हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। लाइफ को एंजॉय कीजिए। आज हम अपने चरण में आगे चलेंगे, वहां पर हमारा आज चौथा सिद्धांत हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। डॉक्टर मिकाओ उसूई जी ने जो चौथा सिद्धांत बताया था वो ये था, मैं हर जीव से प्रेम और आदर करूंगा। ये सिद्धांत था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। अगर मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा? फक्त आज के दिन के लिए आलाप हर एक जीव से प्रेम और आदर से मिल रहा है। जब हम बात करते हैं प्रेम की, आदर की, एक अंदर शरीर में कुछ, जैसे बोलते हैं ना, एकदम पॉजिटिव सा वाइब आ जाता है, एक ऊर्जा मिलती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर इंसान या जानवर या कोई भी जीव अगर जीता है तो कहीं ना कहीं प्यार की मात्रा है, प्रेम की मात्रा है।
आज अगर हम छोटे से बड़े हुए तो इसकी बदौलत अगर कोई है तो वो प्रेम है। प्रेम कोई भी दे सकता है। आपके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, हो सकता है आपके घर में रहे हुए कुत्ते, बिल्ली, चूहे, ये लोग भी आपको प्रेम कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि जहां पर जानवर आदमी से प्रेम करता है, इतना प्रेम कि जानवर अपना जान भी उस आदमी के लिए दे देता है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक आज भी जब वो लम्हा याद करें, वो सोचें कि वो घोड़ा इतना जो लड़ाई में, खूंखार लड़ाई में कहीं ना कहीं घायल हुआ था, जो दौड़ नहीं पाता है, फिर भी अपने मालिक के लिए जान लगा देता है। जब ये सोच आती है, जब उस सिंबल को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है हाँ यार, लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो वो प्रेम चाहिए। वापस हम सबकी तकलीफ, हम क्या करते हैं? हम ऑलवेज डिमांड करते हैं, मुझे ये दो, मुझे वो दो, आप पहले मुझे दो, बाद में मैं सोचूंगा, मैं इसके बाद आपको दूंगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सबको प्रेम देना चालू करें, हम सबको आदर, रिस्पेक्ट देना चालू करें। क्या बुराई क्या है इसमें? प्रेम जो एक नेचुरल फ्लो है, जो एक नेचुरल ऊर्जा है, जो ऊपर से आती जा रही है, हमें सिर्फ उसको बांटना है। हम उसको हमारे साथ नहीं रख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह मालूम होगा कि जो कुआं होता है, जहां पर या तो जो पौंड होता है, तालाब, जहां पर ज्यादातर पानी इकट्ठा होके वहीं का वहीं ठस जाता है, रह जाता है, तो अगर उस पानी का इस्तेमाल न किया जाए, उसको रोटेट न किया जाए, तो एक समय के बाद उस पानी में से बदबू आना चालू हो जाती है, बैड स्मेलिंग चालू हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या करना है? जो कुदरत ने हमको दिया है, उस प्रेम को बांटना है, सबके साथ बांटना है। जिंदगी वैसे भी बहुत कम है। पुराणों के हिसाब से अगर देखें तो पहले के जो राजे महाराजे थे, उनका आयुष्य लंबा था, अपना 60, 70, 80s का है। तो कितने साल बचे हैं? प्रेम करके निकल चले तो मजा यह आता है कि जब भी आपका निधन होता है, जैसे बोलते हैं कि जब आपकी मैयत निकलती है, तो उसमें पूरे 5 लोग भी न शामिल हो तो जीवन किस काम का? मैयत निकले तो ऐसी निकले कि जहां पर 10,000 लोग हो, बहुत सारे लोगों के आंख में से अश्रु बह रहे हो, उनको ये लगे कि हमारे हृदय में से, हमारे बॉडी में से कुछ कम हो गया, अब कुछ नहीं है हमारे साथ। ठीक है, फिजिकली आप नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको जो जगह दी है, उस जगह को भी वो खालीपन का एहसास उनको लगना चाहिए। मजेदार बात ये होती है, बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। आपको, मुझे कितने लोगों की मालूम है, माहिती है कि ये आदमी मर गया? ठीक है, ये ईगो की बात नहीं है, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर डिग्निटी। भगवान ने जिस कारण हेतु आपको भेजा, जिस कारण हेतु आपको बनाया है, तो भगवान भी तो खुश होगा ना। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं कि भाई मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने बच्चे के नाम से पहचाना जाऊं, तो सब ये बोले कि देखो देखो देखो, ये रमेश के पापा जा रहे हैं। इसमें मजा आता है। तो आपके जो भगवान है, जब आप यहां से विदा होंगे, जब उनके पास जाएंगे, तो उनको कितनी खुशी होगी कि वाह, मान गए, बच्चा कुछ करके आया है, मजा आ गया। यही तो जीवन है। जानवर बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, खाओ पियो बैठो खत्म। आज आप में और मेरे में बहुत सारी बुद्धि हैं, बहुत सारी ऐसी
विशिष्टताएं हैं कि जो हम समाज को दे सकते हैं। शुरुआत करें हम प्यार से, बड़े ही प्यार से सबसे मिले। एक बात है, रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं, एक अच्छा सा स्माइल नहीं दे सकते? मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी मैं ये बोल के चलता हूं, केम छो, मजामा, खत्म। एक अच्छा सा स्माइल देके चल रहा हूं। जो स्वीपर आते हैं उनको भी ये बोलता हूं, केम छो, मजामा। जरूरी नहीं है कि जब आप उनको ये पूछते हैं तो वो हर बार आपका उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब किसी को ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, मजे में हैं, खत्म। जरूरी नहीं है कि वो अपनी तकलीफें आपके साथ शेयर करेगा, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कितने भी तकलीफ में, कितने भी स्ट्रेस में हैं, मजा आता है। आप खुद देखिए, आप ऐसे ही नॉर्मल कहीं पे बैठे और कोई अगर आपको स्माइल दे, आपको अगर मान लीजिए शुरुआत में जबरदस्ती स्माइल देनी पड़ती है, फिर भी एक थोड़ी देर के बाद आनंद आता है। जो प्रेशर होता है, जो हृदय का भार होता है, वो कम होते लगता है आपको, मजा आ जाता है। अपना जाता क्या है। मैं अपना वापस एक इलस्ट्रेशन दूं। मैं जानबूझ के थोड़ी सी ये इलस्ट्रेशन दे रहा हूं कि जिसकी वजह से आपको ये समझ में आए कि ये थ्योरी कैसे काम करती है। इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। तो बेसिकली मैं 2 दिन पहले जो पेट्रोल स्टेशन होती है, पेट्रोल पंप होती है, वहां पे अपने स्कूटर में एयर प्रेशर को चेक करवाने के लिए गया था। मैं लाइन में खड़ा था। जो एयर प्रेशर वाला बॉय था उसने पहले एक गाड़ी को चेक किया, इसके बाद एक्चुअली मेरा नंबर आना चाहिए था, लेकिन उसने दूसरी गाड़ी वाले को ले लिया। तो उस टाइम पर मैंने ऐसे ही कैजुअली उसके साथ थोड़े ऊंचे सुर में बात की, अरे भाई तू क्या कर रहा है यार, जो लाइन है लाइन के हिसाब से लेना। ऐसा करके थोड़ा सा मैंने बात कर लिया उसको थोड़ा बुरा लगा, जो मुझे भी ये फील हुआ बाद में। फिर भी वो आता है, प्रेशर से चेक वगैरह करता है, लेकिन मैंने उसकी जो बॉडी लैंग्वेज देखा था, जो हाव भाव देखा था, वो सही नहीं लगा मुझे। उस टाइम पे मुझे काम था, मैं निकल गया। वापस शाम को मैं उसी रास्ते से वापस आ रहा था, जानबूझकर मैं उस इंसान को मिला, उसको सॉरी बोला, बहुत सॉरी यार मेरे से गलती हो गया। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि आपको लाइन के हिसाब से सबको लेना चाहिए करके। और वो इंसान मुझे ये बोलता है, अरे नहीं साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यार एक्सट्रीमली सॉरी, कोई मेरा ऐसा कारण नहीं था आपको कहीं ना कहीं हर्ट करने का। बात खत्म हो गई। आज सुबह मैं वापस गया था पेट्रोल स्टेशन पर, अपने दूसरे व्हीकल में पेट्रोल भरवाया, हवा चेक करने के लिए मैं लाइन में खड़ा रहा। उस बंदे ने मुझे बोला, अरे सर आप यहां पे आ जाइए, फटाफट मैं आपको भर देता हूं। एक्चुअली मैं नहीं गया, मैंने उसको मना किया कि नहीं भैया मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं लाइन में खड़ा हूं। ये होता है प्रेम, ये होता है प्यार, मजेदार, मजा आ जाता है। क्या मैंने किया क्या था, एक मेरा जो गलती था उसको मैंने एक्सेप्ट किया। कोई भी इंसान जो भी काम करता है, वो चाहे बड़ा है या छोटा है, वो अपना काम अपनी निष्ठा के साथ कर रहा है। मेरा जो भी पोजीशन है, मेरा जो भी डेजिग्नेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस टाइम पर मेरा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं उसके काम की रिस्पेक्ट करूं, उस इंसान को रिस्पेक्ट दूं, उसे मैं प्रेम करूं। और आप देखिएगा, अगर आप प्रेम करेंगे तो सामने वाला भी आपको प्रेम करेगा। आप द्वेष करेंगे, सामने वाला भी द्वेष करेगा। ये चीज होती है। मैंने बहुत सारे एनजीओ को देखा हुआ है कि जो अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। मैं हृदय से उन सारे एनजीओ को धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ी अच्छी काम करते हैं। जैसे कि कोरोना आया तो उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों ने सबको खाना वगैरह खिलाया। एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आती है वो ये है कि उस टाइम पर वो लोग उनके साथ खड़े रह के या तो सर्व करते हुए या तो वो इंसान कुछ चीज ले रहा है उसकी फोटो निकालते हैं। ये कितना सही है?
आप सही में उस इंसान को प्यार करते हैं और उसी की वजह से क्या आप उस इंसान को कुछ मदद करते हैं? वैसे ये मदद शब्द भी बड़ी खराब वर्ड है। मैं ये बोल सकता हूं हमारी किसी की औकात नहीं कि हम किसी को मदद दे सकें, बट हमारी वो क्षमता है कि हम किसी के भी साथ उसकी तकलीफ में खड़े रह सकते हैं। इसको साथ में खड़ा रहना बोलते हैं, मदद नहीं बोल सकते हैं। आप खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, दूसरे की क्या करेंगे आप? आपको यह नहीं लग रहा कि जब वो चैरिटी कर रहे हैं या कुछ भी मदद कर रहे हैं तो उसको ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्यों इसे सिंपल, उसको शांति से किसी को बताए बिना उस चीज को नहीं कर सकते हम? जरूरी है कि कहीं पर भी आप डोनेशन दे तो आपके नाम की तख्ती लिखी जाए, आपकी फोटो वहां पे लगाई जाए? किस टाइप का धर्मादा है, किस टाइप का डोनेशन है, किस टाइप से आप समाज को या उस इंसान को मदद करना चाहते हैं या उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं? आई लव टू वॉच मुन्ना भाई MBBS मूवी, एक्सेलेंट मूवी, बहुत मजा आ रहा है मुझे। कितना अच्छा कंसेप्ट है। आप किसी से भी प्रेम करें, वो आदमी आपका हो सकता है। कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं कि जो लोग समाज के लिए बहुत सारी सेवाएं करते हैं, समाज के लिए उनको बहुत प्रेम है। समाज वाले भी यही बोलते हैं कि जबरदस्त, ये इंसान तो जबरदस्त है, लेकिन उसके घर के गिनके 3-4 मेंबर भी उसको प्रेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर जिस इंसान की कैरेक्टर के लिए सब वाह वाह करते हैं, अगर उस इंसान के लिए घर में पूछा जाए तो एक अलग सा ओपिनियन आता है। घर में उसके बच्चे कई बार उसे डिस्टेंस बनाते हैं, उसकी बीवी उसे डिस्टेंस बनाती है। प्रश्न यह होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या हम नाटक कर रहे हैं? प्रेम, हमारी मां हमें जो प्रेम देती है, या हमारे पेट्स, जो जानवर जिसे हम पालते हैं, जो वो हमारे साथ खेलते हैं, वो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। जबकि हमारा प्रेम निस्वार्थ नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हर एक में बनियागिरी कर रहे हैं। अच्छा सा उदाहरण दूं मैं आपको। अगर आपके बच्चे हैं और उन्होंने कोई अच्छा काम किया, उनकी रिजल्ट एकदम बढ़िया आई, और रिजल्ट अच्छा आने के बाद आपने उनको सराहा, पार्टी दिया, मेरा बच्चा, बोल बेटा तुम्हें क्या चाहिए, गिफ्ट दिया, सब कुछ दिया, मजा आ गया, और सोसाइटी में भी सबको ये बताया ये मेरा बच्चा है, इसने ये किया, इसने वो किया, बच्चा भी खुश। दूसरे दिन किसी कारण वजह से बच्चा कुछ गलती कर देता है, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं? उस पर गुस्सा करते हैं, उसको धुतकारते हैं, द्वेष कर देते हैं। ये बच्चा भी सोचता है, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पागल हूं या मेरे पेरेंट्स पागल हैं? कल मुझे ये बता रहे थे कि बेटा तेरे जैसा बेटा तो विश्व में नहीं है, सबको बोल रहे थे, आइसक्रीम पार्टी दिया सबको। आज मुझे ये बोल रहे हैं कि तेरा जैसा पागल कोई नहीं है, तेरा जैसा निकम्मा कोई नहीं है, तेरे जैसा आलसी कोई नहीं है। क्या ये प्रेम है? अगर सही की प्रेम की व्याख्या अगर हम समझने जाए तो हकीकत में यह है कि प्रेम हमारा हमेशा एक सा रहना चाहिए। कई बार मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, बीवी को साथ में बिठाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं, या कहीं पे घूमने लेके चलते हैं, बीवी को जो पसंद है वो शॉपिंग करवाते हैं, और कन्फेस भी करते हैं आई लव यू करके। ऑन द नेक्स्ट मोमेंट उसी औरत पर गुस्सा भी किया जाता है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रही हो, तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या ये प्रेम है हमारा? तो मुझे यह लग रहा है कि हमारा जो प्रेम है, हमारा जो स्नेह है, वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता जा रहा है। और क्या यह सही है?
हमारा प्रेम या हमारा स्नेह किसी सिचुएशन पर आधारित है या उस इंसान के साथ है। हमारा कंसर्न जो है वो व्यक्ति है जिसे हम प्रेम करते हैं। अगर हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम हो रहा है तो हम प्रेम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो हम द्रोणा कर रहे हैं। कैसा प्रेम है? मजेदार बात है ना, सोचिएगा। और ये प्रेम वाली जो चीज है वो हमें समाज में हर एक जगह पर दिखती है, हर एक संबंध में दिखती है। हमें आज ये सोचना है कि क्या मैं सही में प्रेम कर रहा हूं या कोई व्यापार कर रहा हूं। प्रेम एक तरीका होना चाहिए। दूसरी बात सिंपल, आज मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा हुआ है। एज अ हीलर बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे पास आते हैं, बच्चे भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, रेकी के लिए। उनकी कंप्लेन ये रहती है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। बच्चा ये बोल रहा है हमें हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं पड़ता है, नहीं मजा आ रहा है, उनके साथ हमें नहीं जीना है। इट्स बेसिकली कुछ गैप हैं जिसे जनरेशन गैप करके बोला जा रहा है। माफ कीजिएगा, ये जनरेशन गैप नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेम की जो परिभाषा है या आपको जिस हिसाब से जितने क्वांटम में प्रेम देना चाहिए था, शायद हम इतना प्रेम नहीं दे सकते हैं। या तो हमारा प्रेम कहीं ना कहीं स्वार्थी प्रेम है। जब आप प्रेम करें ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हम बच्चे को प्रेम करते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, आपको ये करना है, आपको वो करना है, हमारा नाम नहीं डुबाना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? प्रेम करना आपका काम है। आप प्रेम दीजिए, आप उनको प्रेम कीजिए, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर एक जानवर आपके प्रेम को समझ सकता है तो क्या आपका खुद का बच्चा आपके प्रेम को नहीं समझ पाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपका बच्चा आपके साथ रहता है, आपने उनके लिए इतना सब कुछ किया है, आपके प्रेम को नहीं समझेगा? गलती बच्चों की है या हमारी है? शांति से एक बार, सिर्फ एक बार आंखें बंद करके अपने हाथों को हृदय पर रखकर हृदय की ध्वनि सुनकर यह तय कीजिएगा कि सही में हमारा प्रेम ईश्वर जैसा प्रेम है। भगवान जो हमें प्रेम कर रहे हैं, क्या ऐसा ही प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम है? कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना? ये एक बार आप कीजिएगा और फिर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको क्या जवाब मिलता है। जवाब आपका हृदय आपको देगा। आपको किसी को पूछना नहीं है, आप किसी को नहीं पूछेंगे, सिर्फ अपने हृदय को सुनिए, अपने हृदय के जवाब को सुनिए। और फिर कल से, माफ कीजिएगा, आज से वापस माफ कीजिएगा, अभी से सब जीव को प्रेम कर सकते हैं अपन। दूसरे थोड़े डिफरेंट तरीके से अगर हम बात करें तो हमने कई बार ये देखा हुआ है कि कुत्ता घर के आसपास आता है या गाय वगैरह कुछ आता है, या तो छिपकली आती है, कॉकरोचेस आते हैं। हम क्या करते हैं? हट हट हट, लकड़ी लेके चलते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, वो निकल जाएगा। इसकी जगह पे अगर प्रेम से भी हम सिर्फ हृदय से भाव करें तो भी ये काम हो सकता है। आप जिस जीव को द्वेष की नजर से देखते हैं वो आपसे अपना वैर नहीं बांधेगा। वो भी तो इंसान जीव है ना। मैं एक अच्छी सी मूवी देखी थी, अगर आप लोगों को कहीं से मिल जाए तो ये मूवी पक्का देखिएगा। मूवी का नाम था हनी आई श्रंक द किड्स। एक्सेलेंट मूवी था। बहुत वर्षों पहले मैंने इस मूवी को देखा था, अभी तो शायद हिंदी वर्जन भी अवेलेबल होगी। उस मूवी में मैंने ये देखा था कि एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसी मशीन बनाई कि जिसकी वजह से किसी भी चीज को एकदम माइक्रो बना सकते हैं, या तो किसी भी माइक्रो चीज को एकदम बड़ा सा बना सकते हैं। ऑल ऑफ सडन उसके बच्चे कुछ नीचे खेल रहे थे, बॉल मशीन को लगी ऊपर जाके रूम में, मशीन अपने आप चालू हो गया, बच्चे बॉल को ढूंढने जाते हैं,
मशीन चालू हो गई थी तो उसने बच्चों को माइक्रोब से भी छोटा बना दिया। वो साइंटिस्ट ढूंढता है अपने बच्चों को, वो एक अलग बात है, लेकिन मूवी में ये आया कि बच्चे अपने घर में वापस जाने के लिए कीड़ी होती है ना, एंट, उस पर सवारी करते हैं। एक कीड़ी पर 4 बच्चे बैठते हैं। मकोड़ा सामने आता है एज अ विलन, कीड़ी उसके साथ फाइट करती हैं, इन बच्चों को बचा के घर में वापस छोड़ के आती हैं। ये होता है प्रेम। और तब जाके मुझे यह एहसास आता है कि जब मैं किसी भी जीव को मारने की बात करूं या उसका अपमान करूं, देखिए मुझे नहीं मालूम कि चींटी किसी की मां है, किसी की बुआ है, किसी की चाची है, नहीं है, वो मेल है, फीमेल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि वो एक जीव है, और जब मैं उसको मार रहा हूं या मैं उसको हटा रहा हूं तो कल जाके मेरी मां को अगर कोई ऐसे ही मारेगा तो, मेरी बीवी को कोई ऐसे ही मारेगा तो, सिर्फ ये सोच चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर प्रेम से उसको प्रार्थना करते हैं, रेकी क्या कर रही है? रेकी सिर्फ और सिर्फ आपकी हृदय की भावना को, आपकी प्रार्थना को उस इंसान के सामने लेके जाती हैं, उस इंसान के जहन में डालती हैं, और उसका रिजल्ट हमें मिलता है। ये रेकी का काम है। क्या हम उसको प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? छिपकली है तो हम इसको ये प्रार्थना करें कि हे छिपकली, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज आप अपनी जगह पे चले जाइए, मुझे आपके लिए द्वेष होता है। कई लोगों को ये पागलपन लगेगा, क्या पागलपन है, ऐसा थोड़ी ना होता है, बट इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। अगर मान लीजिए कि किसी इंसान का सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है, टेलीपैथी काम कर रही है, तो ये भी काम करेगा, कर रहा है। आपका बिलीफ होना चाहिए, आप बिलीफ के साथ कीजिए और फिर मुझे बताइए, मजा आएगा। बात ये होती है, ये होता है प्रेम। हर एक इंसान को मुझे प्रेम करना है, हर एक जीव को मुझे प्रेम करना है, हर एक जीव का मुझे आदर करना है। यहां इंडिया में तो शायद तक इतना अपना फिलॉसॉफी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, या तो शायद तक हम इतना नहीं समझ पाए। फॉरेन में आज की तारीख में अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में कोई जानवर खड़ा है, आप हॉर्न नहीं लगा सकते हैं। इट्स अ रिस्पेक्ट, उस जीव का रिस्पेक्ट करना है। बात यह है, काम होगा, मजेदार काम होगा। बस हमें यही करना है कि अल्टीमेटली हम हमारे जितने भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, प्रेम से करें, और हर एक जगह पे प्रेममय वातावरण हो अपना। हर एक व्यक्ति हमारे प्रेम में भिगो जाए। आज भगवान के प्रेम में हम कितने भिगो गए हैं, कितना मजा आ रहा है। बस यही चीज हमें चाहिए। ठीक है, आज हम लास्ट हमारे सिद्धांत पर चलेंगे जो मिकाओ उसीजी का था, और वो सिद्धांत ये था कि आज मैं कुदरत की कृपा का आभार मानता हूं। ये वाला है, उसमें ऐसा था कि मैं आभार मानूंगा, हम इसको मॉडिफाई करेंगे फक्त आज के दिन के लिए, केवल आज के दिन के लिए आलाप। कुदरत की कृपा, कुदरत ने जो ब्लेस मुझे दिया है, जो ब्लेसिंग्स दिए हुए हैं, मैं कुदरत को थैंक्स बोल रहा हूं। मजा आता है, हर एक चीज में थैंक्स बोलने का मजा आता है। इट्स थैंक्स, फॉरेन में थैंक्स गिविंग डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। मैं ये बता रहा हूं कि कोई एक दिन ही क्यों होना चाहिए? क्यों हर रोज थैंक्स गिविंग डे नहीं हो सकता? चलिए बात कीजिए, आज आप जिस लेवल पर, जिस शिखर पर खड़े हैं, वो कहां से आ पाए? आपकी खुद की एफर्ट मैं मानता हूं, आपका खुद का थॉट प्रोसेस मैं मानता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके आसपास के लोग, कुदरत ने आपको यहां पर पहुंचाया है। सबसे पहली बात, हमारा तो बर्थ हो गया, हमारा सही नर्चर हुआ, हम आज तब जाके आज हम किसी मुकाम पर खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बर्थ हो ही नहीं सकता है, जिनकी मां
बच्चे को अपने ही पेट में मार देती हैं, उस जीव को मार देती हैं। वो जीव जो कभी परिपक्व ही नहीं हुआ, कभी बाहर ही नहीं आया। तो आज अगर उसकी मां ने उसको बाहर जन्म दिया तो थैंक्स यहां से चालू करेंगे। वैसे मैं तो थैंक्स बोलूंगा कि आप थैंक्स चालू करें जिस दिन से जीव मां के पेट में गया, तब से। मां का तो थैंक्स देना ही देना है, यह सही बात है। लेकिन कभी यह सोचा कि कुदरत अगर नहीं होती तो क्या सिस्टम है, क्या अपना बॉडी एनाटॉमी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अपना बॉडी एक छोटा सा बॉडी, जहां पर एक बच्चा जन्म लेता है, वो पलता है, बड़ा होता है, जब बाहर निकलता है और फिर एक छोटा सा जो बीज है उसमें से कितना वटवृक्ष हो जाता है। मैं कई बार यह सोचता हूं कि जब मैं खाना खाता हूं तो खाने के बाद मुझे नहीं मालूम, मैं सबसे बातें कर रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, तो मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे कैसे काम करती है मुझे नहीं मालूम कि पाचक रस अंदर गया, सब कुछ अंदर सिस्टम चालू हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्या आप करते हैं? क्या मैं करता हूं? आगे साइंस ने यह प्रूव किया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ओके फाइन। आप में से जितने भी लोग जिंदा हैं, सभी लोग जिंदा हैं, क्या मुझे यह बता पाएंगे कि आप जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो आप खुद ले रहे हैं या खुद जा रही है? बताइए। ये कुदरत है। कुदरती बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में भी साइंस ने बहुत प्रगति की है, मैं मानता हूं, लेकिन आज हम आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना सकते हैं। आज भी हमें ब्लड नेचुरल ही चाहिए। कैसा कुदरत का सिस्टम है। आप में जो जीवन जी रहे हैं, वैसे कोरोना ने यह साबित कर दिया, आपको भी मालूम है। धरती कंप साबित करते जा रहा है, लैंडस्लाइडिंग साबित करते जा रहा है। सिर्फ हमें आंखें खोलने की जरूरत है। बात यह है, आज की तारीख में मान लीजिए अगर ये कुदरत नहीं होती तो हम कहां होते। मैं कई बार, मुझे आनंद आता है कि मैं अलग अलग नैसर्गिक जगहों पर मैं अगर जाऊं तो मुझे कुदरती सौंदर्य देखना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। मैं सोचता हूं कि कुदरत भी क्या कलाकार है, क्या रंग बनाती है, जिसने ये सारी चीजें बनाई। अगर उसको मैं थैंक्स ना बोलूं तो लानत है मेरे पर। मैं थैंक्स इसलिए नहीं बोल रहा कि वो मुझे मुफ्त में मिल रहा है, हवा मुफ्त में मिल रही है, पानी मुफ्त में मिल रहा है। माफ कीजिएगा, अभी तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि जो पानी के भी चार्जेस आपसे ले रही हैं, और तब जाके शायद तक आपको पानी का महत्व मालूम पड़ा है। लेकिन जब कुदरत आपको तैयार करती है तो ये जो जीवन है, इस जीवन को भी आप ऐसे कैसे खर्च कर सकते हैं? ये आपकी अमानत नहीं है, ये कुदरत की अमानत है। तो आपको कुदरत को थैंक्स बोलना है। हर जैसे सुबह आप उठते हैं ना, थैंक्स बोल के उठिए। सुबह उठते हैं आप? अच्छा, आप उठते हैं या कोई और उठाता है? अलार्म की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि आपका जो सिस्टम है वो आपको रात को सही नींद देता है, सुबह टाइम से उठा देता है। ऐसा है ना? तो जो लोग कॉमा में हैं, जिनको सेंस नहीं है, उन लोगों को जाके देखिए आप, क्या उनको नहीं मालूम, शायद तक कुदरत की कृपा उन पर नहीं है। हमारे पर तो है। तो कुदरत जो भी है उनका मुझे करना है। आज अगर मैं थोड़ा सा भी ये कुछ बोल रहा हूं, किसी को ऑब्जर्व किया होगा, कोई अच्छे से ओरेटर होंगे, कोई अच्छे से स्पीकर होंगे, उनको मैंने ऑब्जर्व किया होगा। आज की तारीख में
बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप तुम्हारे लेक्चर में, तुम्हारे सेशन में ये गलती है, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए। वो सारे के सारे मेरे टीचर्स हैं और उनको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि जब हम चलना चालू करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमें किसने चलाया, तो बोलते हैं हमारे माता पिता ने चलाया, उंगली पकड़ के चलाया, हमें खड़ा होके चलाया। आई डू अग्री, मैं मानता हूं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट लोग भी हैं कि जिन्होंने हमें चलाया है। जब हम बैठे रहते हैं छोटे बच्चे के हिसाब से, छोटे बच्चे जब थे तब, तो बहुत सारे लोगों को हमने चलते जाते हुए देखा होगा। दैट इंस्पायर्स मी कि यस बॉस, ये कौन सा क्रिया है, ये कौन सी एक्टिविटी है, ये खड़ा हो सकता है, ये चल सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे उनको भी थैंक्स। आज हमारा जो जीवन है ना, जीवन को परिपूर्ण करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सहकार दिया हुआ है, कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इन सबको मुझे याद करना है, यह भी कुदरत है, मुझे उनको याद करना है। थैंक्स कि आपके वजह से आज मैं यहां पर हूं। ऑलवेज अगर आप थैंक्स कहते कहते जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कहीं पर ईगो नहीं आएगा। नंबर 2, और ईगो आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे यह बताइए कि क्या आपको यह लग रहा है कि यू आर मास्टर ब्लास्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि आपकी नॉलेज 2, 4, 10, 400 फील्ड में हो सकती है, लेकिन 401 नंबर का फील्ड ऐसा होगा, एक ऐसा टेरिटरी होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट होगा कि शायद तक उसमें आपकी नॉलेज नहीं है। तो कोई हमें सिखाता है, जो ऑथर थे, जो रिसर्चर्स थे, कहीं ना कहीं से। आज गूगल को भी थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी, इसीलिए तो कई लोग मजाक में बोलते भी है, गूगल मासी से पूछ लो। तो थैंक्स, मजेदार बात, देते रहिए, बहुत मजा आएगा। तो आज मैं कुदरत की कृपा का जितना भी ऋण है, कुदरत ने मुझे जो भी कुछ दिया है, उसको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज से मैं ये एक नियम लेता हूं कि कुदरत, अब मैं पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा, और जहां पर भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है या तो मुझे तुम्हें मदद करनी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो ये कुदरत होती है। सबसे अच्छी बात थैंक्स गिविंग। और एक बार आप देख लीजिएगा कि कभी भी आप किसी को सॉरी बोलते हैं या तो थैंक्स बोल देते हैं ना, अपने हृदय का भार कम हो जाता है। सामने वाला इंसान जो सोचे उसे हमें माफ करना है, हमारा थैंक्स एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये हमारा काम नहीं है। अभी लाइव सेशन में मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो आपसे शेयर करना है वो शेयर कर किए जा रहा हूं, खत्म। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग उसे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप में से कितने लोग मेरे साथ अग्री हैं, आप में से कितने लोग बड़ी रुचि के साथ मुझे देख रहे हैं। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि अगर आज मैंने ये सेशन रखा है, ये टाइम रखी हुई है, मैंने कमिट किया है, तो जितना हो सके उतना सही मुझे आपको डिलीवर करना है। ये मेरा काम है। तो कुदरत, थैंक यू। आई लव नेचर, आई थैंक टू नेचर। और जो चौथा सिद्धांत था, वो सिद्धांत कौन सा था? आदर, प्रेम। हम प्रेम से जाएंगे। और आप देखिए कि कभी भी आप जब भी किसी से प्रेम से बात करते हैं ना, तो उसका इंपैक्ट होता है। आप जब आदर पूर्वक तरीके से जाते हैं, उसका इंपैक्ट होता है, वरना इंपैक्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? आदर से जाइए, चाहे छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा बच्चा होता है, मान लीजिए 6 महीने का या 1 साल का। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, आप थोड़े गुस्से में हैं या उसको धमका रहे हैं, तो दूसरी बार वो आपके पास नहीं आएगा। छोटे से बच्चे को भी
ये समझ में आ रहा है कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप जो भी बातें कर रहे हैं वो उसकी नेक्स्ट टाइम आपसे दूर रहता है वो। तो हम सबके साथ आदर से मिले, प्रेम से मिले, बस यही जीवन है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अब से हमारे जो भी सेशंस हैं वो हर शनिवार को रहेंगे, एवरी सैटरडे इवनिंग 4 to 5, और हर एक बार मैं अगले सेशन के लिए आपको अनाउंसमेंट देता रहूंगा। अगले शनिवार 11 तारीख को शाम को 4 से 5 का हमारा सेशन रहेगा, जिसमें हमने रखा हुआ है क्वेश्चन आंसर्स। तो रेकी के जो 5 प्रिंसिपल हमने जो समझे, उस प्रिंसिपल्स के रिलेटेड ही अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 9824110584। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 9824110584, 98 241 10 584। आप सभी से यह निवेदन है कि जब भी आप मुझे क्वेश्चन करें इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो कृपया आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बारे में ही होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि क्रोध के बारे में, चिंता के बारे में अगर मैंने कुछ आपको बताया रेकी का जो प्रिंसिपल है वो आपके निजी जीवन में कहीं ना कहीं आपको अवरोध रूप हैं, कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रही है, तो वो आप थोड़ा सा एलोबरेट कीजिएगा। हो सके तो थोड़ा डिटेल में मुझे क्वेश्चन, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो डिटेल में भेजिएगा। आपका शुभ नाम, आप कहां से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी उसमें मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आपके साथ बहुत मजा आया, और हमेशा इसी तरह चहकते रहिए, महकते रहिए, और जीवन को मस्त मजेदार बनाइए। तो जीवन में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आपका रेकी गुरु आलाप दोषी सभी का वापस तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।